कोई कोई आपने सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं भाई, कोई सवाल भी तैयार करके आया करो पे, सो दैट you can clarify your views or your information. चलो, कोई सवाल नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं? जी सर, वो डॉक्टर नाइला फ्रॉम कराची से अब बात कर रही हूँ मैं। जी कराची सर, से मेरा क्या नाम? डॉक्टर नाइला है। नायला। चलो जी, फरमाइए जी नायला। सर, हाँ मुझे ये पूछना था कि एचपीवी इन्फेक्शन उस वैक्सीन के बारे में, कि जो जी है स्टार्टिंग में जैसे कि अभी काफी चल रहा है इसके बारे में, तो इसका जो है ना मुझे ये बताएं कि जैसे कि बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि उसके सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले या शादी से पहले लगवाना जरूरी है हाँ लड़कियों को। तो जो माएँ पूछ जी। रही हैं, तो इसका सिंगल आज डोज कितना इफेक्टिव होगा? ये पहली बात तो ये, आजकल इसकी इसको और आगे बढ़ा दिया गया है, लड़कियों को और लड़कों को भी लगा दो। जी जी, लड़कों को भी। लड़कों की एज का नहीं पता, लेकिन 9 इयर्स लिखा हुआ है बस। वही है कि चूंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो तभी तो लड़कियों को फर्स्ट क्वार्टर से पहले पहले, यानी शादी से पहले लग जाना चाहिए। लेकिन बेस्ट एज जो है वो लेट, समझो 10 साल से पहले और 10 साल के फौरन बाद, ये इसकी बेस्ट एज है सर, 8 से 11 साल। लेकिन जब तक शादी नहीं हुई, बच्ची को किसी वक्त भी लग सकता है। अच्छा, अब लिमिटेशन ऑफ एज ये लिमिटेड कब तक, मतलब के लग सकता है? नहीं, लिमिट, इसका बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम है शादी से पहले, फर्स्ट इंटरकोर्स से पहले पहले। लेकिन अगर फर्स्ट इंटरकोर्स हो भी गया है, फिर भी इसके पार्शियल बेनिफिट्स हैं, वो किसी एज में भी लग सकता है, अप टू द एज ऑफ 45। ओके। और सर सिंगल उसके डोज कितना इफेक्टिव है सर इसके लिए? अब जो हमारा जो लग रहा है पाकिस्तान में, सिंगल डोज लग रहा है। जी, अभी तो सिंगल डोज उसी की रेजिस्टेंस बढ़ी है, लेकिन जी, उसके सेकंड डोज भी लगनी चाहिए 6 महीने बाद। अच्छा, थैंक यू सर। गुड। और कोई? एचपीवी आप लोग पढ़े होंगे, चूंकि मशहूर है कि कोई ना कोई स्टेशन एचपीवी का जरूर होगा, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो अगर पढ़ा है तो कुछ उस एचपीवी रिलेटेड सवाल ही पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर एचपीवी का जो टाइम है लगाने का, वो 8 to 14 है या 8 to 25 years है? तो जी, मैंने अभी अभी बोला, एक्चुअली फर्स्ट क्वार्टर से पहले पहले लग जाना चाहिए बस। ओके सर। ये नहीं कि अगर लिखा हुआ है कि 8 से 11 या 6 से 11 में लगे तो उसके बाद इसकी एफिकेसी नहीं होगी। एफिकेसी होगी, क्यों नहीं होगी? तभी तो मैंने कहा लास्ट लिमिट जो है कि उसके बाद यूजलेस है ये, अप टू द एज ऑफ 45। सर इस केस में 70% रिजल्ट ना। हाँ जी। सर इस केस में फिर उसको 2 डोज लगेंगी अगर इंटरकोर्स के बाद लगा रहे हैं तो? ये इंटरकोर्स के बाद लगाएंगे तो फिर ये प्रिवेंशन है ना, और वो अगर वायरस ऑलरेडी घुस गया है थ्रू सेक्सुअल एक्ट,
तो फिर वो ज़ाहिर है कि वो प्रिवेंशन तो ना हुई, लेकिन फिर भी चूंकि इस वायरस के बेशुमार वैरायटीज हैं, बेशुमार, तो उनमें से हो सकता है कोई वैरायटी अभी नहीं आई, तो इसलिए इवन आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर्स लगा दे तो बेनिफिट है, ये नहीं कि यूजलेस है, बेनिफिट है, बट नॉट एज मच बेनिफिट एज इट इफ इट वाज गिवन बिफोर फर्स्ट क्वार्टर्स। तो 70% प्रिवेंशन होती है 9 to 14 ईयर्स पे एचपीवी फर्स्ट वैक्सीनेशन पे। जो मतलब ये पे इसकी प्रिवेंशन है, क्योंकि 90% केसेस में ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो इन्फेक्ट करती है। 90% तो बहुत हाई परसेंटेज है, ऑलमोस्ट सबको सेक्सुअल एक्ट से ये वायरस एक दूसरे से ट्रांसफर होता है। इसकी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, जो 16 और 18 है वो कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए ज्यादा डेंजरस है, लेकिन बाकी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसका रिस्क इतना नहीं जितना इसका ट्रेड 16 और 18 का है। तो अगर 16 18 नहीं घुसा पहले क्वार्टर्स में, इट हैज नॉट बीन इंट्रोड्यूस, तो फिर वैक्सीन लग गई तो उनको प्रिवेंशन फिर भी हो जाएगी। बट इफ इट वाज ऑलरेडी देयर, then this vaccine will not prevent CS cervix. मेरा ख्याल 9 बजने वाले। HPV की बात शुरू की नायला ने। HPV वायरस जो है, ये इसकी बेशुमार टाइप्स हैं, नियरली 200 टाइप्स। उनमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो CS सर्विक्स के लिए बहुत कॉमन है, वो है HPV 16 और 18 ये, लेकिन उसके अलावा HPV 6 11 भी कॉज कर सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा वॉट्स कॉज करती हैं। वो पेपिलोमा कॉज करती हैं लेरिक्स में। तो चूंकि ये सर्विक्स के लिए 90% CS cervix are because of this infection, तो इसलिए इसकी प्रमोशन वैक्सीनेशन की या प्रिवेंशन की इसलिए है कि ये HPV वैक्सीनेशन से CS cervix की प्रिवेंशन हो सकती है, प्रिवेंशन हो सकती है। और रिकमेंडेड है कि ये तो सब यंग कपल्स को, यंग कपल्स नहीं बल्कि यंग चिल्ड्रन को, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां, लगा देना चाहिए। और इसके CS सर्विस के अलावा इट कैन कॉज वॉट्स, इट कैन कॉज पेपिलोमा एंड द लेरिक्स, और लेकिन अक्सर केसेस में स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। लेकिन अगर प्रोसेस करे तो जैसा मैंने अभी कहा, CS सर्विक्स या समटाइम्स CS लेरिक्स या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो जाता है। वैक्सीन इसकी पहली दफा इंट्रोड्यूस हुई थी 2006 में, और उस वक्त जो वैक्सीन थी वो सर्वसिक उसके बाद गार्डासिल 4 and 9 तो इसकी वैरायटी है। गार्डासिल 14 में आई, और H11 मैंने अभी अभी बोला कि 16 18 से सर्विस कॉज करती है, 6 11 वॉट्स और पेपिलोमा कॉज करते हैं। और ये वैक्सीन जो है, ये इस वक्त
3 किस्म की मार्केट में है। एक का नाम है सर्वरिक्स, CERVARIX, और दूसरे का नाम है गार्डासिल। उसकी 2 वैरायटीज है, गार्डासिल 4, गार्डासिल 9। वो थोड़ा लेट आई 2014 में। नेक्स्ट कि किस उम्र में, मैंने अभी ये डिस्कस हो चुका कि अर्ली द बेटर, फर्स्ट क्वार्टर से पहले पहले ये वैक्सीन लग जानी चाहिए। बल्कि जब ये नई नई इंट्रोड्यूस हुई थी 2009, उस वक्त तो मैं एक्टिव प्रैक्टिस में था, तो मैं अपने पेशेंट्स को कहा करता था अपनी लड़की को जहेज में 1 इंजेक्शन सर्वारिक्स का दो, ताकि उसका CS सर्विक्स से खतरा टल जाए। और इसकी जो वैरायटीज हैं उनमें जो सर्वारिक्स है वो नहीं, गार्डिसल जो है वो उसके 2 इंजेक्शन या इवन 3 दिए जाते हैं, लेकिन सर्वारिक्स के 2 दिए जाते हैं। और क्या आप पूछना चाहेंगे इसके मतलब? मेरे पास तो नोट्स जो मैंने बनाए इतने से ही। चलें, अब तो 9 बज के कुछ मिनट हो, अगर इसकी नहीं, अब वॉलंटियर पहले है हमना मुल्तान से है। जी सर। आप निश्तर की ग्रेजुएट हो? हाँ जी। गुड। कौन से साल की हो? N61। और मैं N6 हूँ, यानी आप मुझसे 63 इयर्स आफ्टर मी आपने MBBS किया हुआ। जस्ट इमेजिन। जी सर। मेरे तो सीनियर अभी भी हैं 2-4, लेकिन मेरे साथी भी हैं। अब लॉन्गेविटी हो गई है, पीपल आर लिविंग लॉन्ग। आपके केस है, आसान है, पता नहीं। आज आप फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करने वाले। पेशेंट एज 30, बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये। मैरिड जी फॉर सर। 5 years, मैरिड फॉर 5 years। ओके सर। आपके पास आई, अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्राइमरी इनफर्टिलिटी। मेरा कुछ कीजिए। आती है कि नहीं आती है पेशेंट? जी सर। तो फिर आप क्या करती हैं, बोल दीजिए। Okay. Sir, after mutual introduction rapport building, I will take the missing demographic details from the patient. I will ask her about whether this is the first marriage of both partners, whether they are consensual marriage or not. Then after that, I will inquire about her last menstrual period, whether it is regular or irregular. And I will ask her about since how long they have been living together, and for how much time they have been trying for fertility, whether they are using any form of contraception, whether they are aware of whether they are aware of fertility days, and what is the coital frequency, any history of dyspareunia at that time, or any history of ejaculatory dysfunction at that time, or premature ejaculation. Then I will also ask her about her husband age, and her husband age, as well as her husband occupation, whether what is the lifestyle of the husband, whether he is smoker, and whether he is wearing tight underwear
undergarments. I will also ask her about whether he is doing excessive exercise or gym trainer or any form of injection or steroids he has been taking. I will also ask her about her whether husband test has been done, any history of mumps or history of surgery or any history of penile surgery or any history of chemo radiotherapy in the husband or in the patient. I will also ask her about her patient history, whether there is any history of excessive exercise in the patient or trauma to the head or any history of excessive weight loss or anorexia. I will also ask about any history of headache or headache, breast discharge, or any history of excessive weight gain, hirsutism, acne, excessive heat and cold intolerance to rule out thyroid or ovulatory dysfunction. After that, I will also ask about is there any history of vaginal discharge or backache to rule out PID, any history of dysmenorrhea, dyspareunia to rule out endometriosis. I will also ask her about her previous medical surgical history, any history of comorbid, what medication she has been tried and treatment done up till now, what investigation has been done up till now. And then after that, I will ask her about her any history of drug allergy, personal and social economic history, and that is all about from the history, sir. Then I will proceed towards the examination. Yes. बोलते जाइए. In the examination, I will check BMI and vitals to rule out to check general health of the patient. Then pallor and thyroid breast examination. Then after that, I will check any perabdominal tenderness or any mass palpable. Then on the inspection on the local examination, I will check vulvar vagina health, and by manual examination I will check uterine size, tenderness, position, mobility, any discharge or any adnexal fullness. On the steroid speculum examination, I will check uterine size, vulval, any cervical consistency, any discharge or polyp or any pathology. If pap smear is not taken, I will take the pap smear at that time. Then after that, I will proceed towards the investigation. First of all, apart from the baseline investigation, I will proceed towards the specific investigation. I will check husband's semen analysis if available, and then in the investigation I will check day 21 serum progesterone, and if the periods are regular, then I will not proceed towards the hormonal profile. Otherwise, I will proceed towards the day 2 hormonal profile. I will also proceed towards the ultrasound pelvis for endometrial thickness, endomyometrial junction, any adnexal pathology, and any antral follicular count. Good. Good. Sir, any positive finding, or should I proceed as unexplained infertility? नहीं, ये सब कुछ ही नेगेटिव है. सब ठीक. ठीक है सर. Then I will proceed towards the management. First of all, I will counsel the patient about the diagnosis that the most likely the cause in my patient is the unexplained infertility. I will proceed towards the patient in a very empathetic way so that she can understand my diagnosis. I will involve multidisciplinary team, including me as a consultant gynecologist, infertility specialist, and radiologist. I will explain ये that in the case of unexplained, ये क्या हो गया जी? जी बोलते जाइए. I will, as the patient is of the case of the unexplained infertility, so I will proceed towards the
if all investigation has been normal, I will proceed towards the IUI with stimulated ovulation. IUI with ovulation stimulation with 3 cycles. I will explain the pros and cons, success rate of the procedure, and complication of the procedure, including multiple pregnancy, and success rate include multiple pregnancy as well as failure of the procedure, and success rate with the stimulated IUI is 20 to 25%. If the patient does not conceive with this, then I will tell the patient about the definitive treatment in the form of IVF or ICSI. However, I will explain the pros and cons of this procedure as well. It has a success rate of about 30% in this age group, 30 to 35% in this age group of the patient, and I will explain that it is expensive and not easily expensive, and it has some complication, including multiple pregnancy as well as ovarian hyperstimulation syndrome as well, and failure rate associated with. आप I will आपका एग्जामिनर आपको कुछ कहना चाहे तो उसको कहने भी दीजिए। जी सर। मैं बोल रहा था, आप बोलते ही जा रही थी। नहीं, जब आपका एग्जामिनर कुछ कहे, स्टॉप एंड लिसन, स्टॉप एंड लिसन। ऑब्वियसली ये सारा जो बोला आपने, इट शोज का आपने इनफर्टिलिटी का चैप्टर पढ़ा हुआ है, एक दफा नहीं 10 दफा पढ़ा हुआ, बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस 7-8 मिनट जो आप बोली, वो सारा किताब में से सही बोला, आप फेल हो। मैं ये कहूं कि बुरी तरह फेल हो, तो कोई एग्जैजरेशन नहीं। ले जी, मैं दोहराता हूं, आपने शुरू किया है, पहली शादी है, दूसरी शादी है, LMP कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर, लिविंग टुगेदर, कंट्रासेप्शन, इनफर्टिलिटी कितनी देर से है फर्टिलिटी, और उनको फर्टिलिटी डेज का पता है कि नहीं पता। फिर मेल की आ गई, आप उसकी एज, ऑक्यूपेशन, स्मोकर, एक्सरसाइज, स्टीरॉयड्स, मम्प्स, सर्जरी, सब आप ठीक बोलती जा रही, और रेडियोथेरेपी, ट्रॉमा, वेट, ऊपर नीचे, हेडेक, फिर इतने सारे सवालों के बाद फिर आ गई आप फीमेल पे, उसका हिस्टोटिज्म है, थायराइड है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, डिस्मेनोरिया, एंडो, और फिर मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री हो गई, अब तक क्या ट्रीटमेंट लिया है, क्या टेस्ट हुए हैं, और फिर उसकी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री आ गई। ये सारी हिस्ट्रीज के बाद एग्जामिनेशन, BMI, पेलर, लोकल एग्जामिनेशन, पैप स्मीयर, और फिर टेस्ट आ गए, बेसिक टेस्ट के अलावा सीमन, डे 21 की प्रोजेस्टेरॉन, और हार्मोन करने की जरूरत नहीं अगर साइकिल रेगुलर है, और अल्ट्रासाउंड। देन यू मूव ऑन टू द मैनेजमेंट। ये आपने कह दिया, खुद ही कह दिया, ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, इसलिए उसका पहले IUI, फिर 3 दफा, और फिर IVF फिक्स। आप ये मुझे कह दीजिए कि आपने कुछ इसके अलावा बोला था, यही बातें बोली थी ना? जी सर। मैंने मिस नहीं किया? नहीं, मैंने मिस नहीं किया। मोहतरमा, पहले मुझे सिंपल बता दीजिए, कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या? सर हस्बैंड फैक्टर। नंबर 1 हस्बैंड, वेरी गुड। नंबर 2? ओवुलेटरी फीमेल पेशेंट फैक्टर, इसमें ओवुलेटरी एंड ओवुलेशन। ओवुलेशन प्रॉब्लम। ट्यूबल फैक्टर। नंबर 3 ट्यूबल, गुड। और नंबर 4 आपने वो लफ्ज बोला था अभी,
endometriosis, आपने unexplained. बोला था ये आपने बोला, ये है 4, और सर एंडोक्राइन भी, राइट? एंडोक्राइन वो भी। एंडोक्राइन की वजह से ओवुलेशन पे होगी ना। जी सर। बेसिकली आपने देखा ना, मैंने कहा आपने पढ़ा हुआ है, आपने बिल्कुल सही बोला। कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी आर हस्बैंड के सीमन में प्रॉब्लम हो, पेशेंट की ओवुलेशन ना हो रही हो, या इनफ्रीक्वेंट हो रही हो, या ट्यूब्स में डिफेक्ट हो। अगर ये तीनों ठीक है तो फिर अनएक्सप्लेन्ड है, यानी एक्सप्लेनेशन 3 की है। ये सारा बोलने से पहले आज की ये टिप ले जाइए आप सब घर। ये सारा बोलने से पहले अगर आप ये 10 सेकंड में बोल देती, इन दिस केस हु हैज बीन मैरिड फॉर 5 years, एज 30 और अभी तक प्रेगनेंसी नहीं हुई, द कॉज कुड बी आइदर इन सीमन एनालिसिस और इन ओवुलेशन डिफेक्ट और ट्यूबल फैक्टर और अनएक्सप्लेन्ड। आप पास थी, क्योंकि ये सारा जो फॉलो किया है तो वो यही कह रहा था। आप एक फिक्रा ये बोल के पास हो जाती पहले मिनट में, पहले मिनट में। सी आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करते, आप फेल क्यों हो गई? क्योंकि आपने उसके इस पेशेंट की जो ये अंडर डिस्कशन है उसकी ट्यूबल पेट्रेसी का टेस्ट बोला था कोई? नहीं बोला। रवानी में वो मिस हो गया। आपने इस पेशेंट की ट्यूब्स कहीं नहीं चेक की। मैंने बोला, सारा लिखा हुआ आपको बताया, आपने कहा यही मैंने बोला है। उसमें कई ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं बोले, हालांकि आपको आते हैं, हालांकि आपको आते हैं। कितनी सितम ज़रीफी है, यही वजह है। आप सब पढ़ पढ़ के जाते हैं, इतना आता होता है लेकिन वहां कहना नहीं होता, मिस हो जाता है। आप कहीं घूम फिर के आ गई, हस्बैंड पे आपने 3 मिनट गुजारे और बीवी पे 2 मिनट गुजारे, हालांकि उल्ट होना चाहिए, हालांकि उल्ट होना चाहिए, क्योंकि कॉमन कॉजेज जो है वो वाइफ में है। मोर देन 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल की होती है, 25% जो होती है हस्बैंड की होती है, बाकी 10-20% कॉमन दोनों में होती है। तो आपने हस्बैंड पे इतना वक्त गुजार दिया जो के 25-30% का रिस्पॉन्सिबल है, और जो 50% की रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए एक तो और बात है, मिस भी हो गई रवानी में, हालांकि आपको आता ही थी। क्योंकि जब मैंने पूछा ये 4 बातें, 4 लफ्ज बोलने हैं, 4 लफ्ज बोलने में कितने मिनट लगते हैं? सेकंड लगते हैं। तो आप लोग ये लिख लीजिए, इस तरह का केस हो तो आपने पहला फिक्रा बोलना है कि मैडम, दिस इज अ केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी or subfertility. In this case, possible 4 causes: husband में, ovulation में, tubal factor, or in spite of all those, unexplained. बस अब ये कह के फिर आप अपने टाइम को इक्वली तकसीम कीजिए। हस्बैंड में बोलिए जो आपने ये 3 मिनट में बोला, उसको 1 मिनट दीजिए कि आई लाइक टू फाइंड आउट द कॉज इन द हस्बैंड। हिस्ट्री में पहला फैक्टर तो क्वाइटस, आपने कहीं से बोला कुछ, क्वाइटस का कुछ कहा था, तो
क्वाइटस ठीक है। नंबर 2 कि अब तक उसका सीमेन टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ, जो अक्सर हुआ होता है 5 साल की इनफर्टिलिटी। नंबर 3 उसके फिर कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है उसके अफेक्टिंग ह्यूमन काउंट। इतना ही कह दिए, बाकी डिटेल जानने की, हेडेक ये वो जाने की जरूरत नहीं है। फिर फिजिकली एग्जामिन करूंगी, टेस्टिस को, ये इम्पोर्टेंट था, उसके टेस्टिस को एग्जामिन करेंगे, उनका साइज, उनकी सॉफ्ट तो नहीं है, वेरिकोसील तो नहीं है, ये अल्फाज नहीं बोले आप, विच विल गेट यू मोर मार्क्स। फिर ओवुलेशन के उसके 5 साल में ओवुलेशन के टेस्ट कोई हुए हैं, अगर नहीं हुए तो उसके क्लिनिकल टेस्ट दो नाम बोल दीजिए। बेसल बॉडी टेम्परेचर है, चार्ट है, और फिर सर्वाइकल म्यूकस के टेस्ट हैं, फिर आपने बोला डे 21 का प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वैल्यू बोली होती 10 से 20 नैनोग्राम, विच विल गेट यू मोर मार्क्स। फिर ओवुलेशन टेस्टों के बाद उसके ट्यूबर टेस्ट क्या हुए हैं, उसके नाम बोल दीजिए, उसका हिस्टोसाल्पिंजोग्राम हुआ है, उसका सोनोहिस्टोग्राम हुआ है अल्ट्रासाउंड गाइडेड, या उसकी लैप्रोस्कोपी हुई है, उसका रिजल्ट क्या था। फिर बोलिए कि सारे टेस्ट ठीक हैं तो देन इट रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड इन्फर्टिलिटी। ये कह के फिर आसानी है, अगर हस्बैंड का काउंट कम ज्यादा है उसके मुताबिक उसको डिपेंडिंग अपॉन ओलिगोस्पर्मिया है तो मैं ये करूंगी, नेक्रोस्पर्मिया तो ये करूंगी, और एजोस्पर्मिया तो ये करूंगी। आपके नंबर ही नंबर मिलते, आपको आता है और नंबर ही नंबर मिलते। ओवुलेशन है तो उसको मैं ये ओवुलेशन के लिए गोलियां दूंगी, क्लोमिफेन दूंगी या लेट्राजोल दूंगी, और इसका मॉनिटर करूंगी। फिर आ गई आप अनएक्सप्लेन पे, जो आपने बोला IUI करूंगी, IVF करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ये सारा आप कंप्लीट भी कर लेती 7-8 मिनट में और पास भी हो जाए। दूसरा थोड़ा सा ये, आप आई विल आस्क, बार बार आई विल आस्क ना कहिए, वो जरा मोनोटोनस लग जाता है और एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता उसके कारण। एक दफा कह दिया आई विल आस्क, फिर बस पूछते जाइए, बस पूछते जाइए। तो हम सॉरी कि आपको आते के बावजूद आ रहा है, आता है आपको, मैंने पास नहीं किया आपको, क्योंकि आपने सारे उसके एस्पेक्ट कवर ही नहीं किए। उसकी ट्यूबल पेटेंसी का टेस्ट नहीं बोला कोई, और सीधा आप IUI पे चली गई, उसको क्लोमिफेन सिट्रेट ओवुलेशन इंडक्शन वो नहीं बोली, तो इसलिए आप के 6 नंबर नहीं है, 5 मैक्सिमम मिल सकते हैं आप, मैक्सिमम। हालांकि आपके इसी नॉलेज से आपके नंबर 6 से प्लस हो सकते थे, 7 भी हो सकते। किसी ने कमेंट करना हो तो करे, नहीं तो अगले केस पे चलो। एनीबडी कुछ तो बोलिए। सर अनएक्सप्लेन्ड सबफर्टिलिटी के अंदर हम पहले ओवुलेशन इंडक्शन फिर IUI का ऑप्शन देंगे ना? जी बिल्कुल, यही आपने ठीक बोला। जी पहले सर। इंडक्शन 3 महीने, वो कामयाब नहीं होती तो 3 दफा IUI। इन्होंने IUI की सक्सेस जरा बढ़ाकर बोली 20 से 25%, इतनी नहीं है, 10% है। तो वे उसके बाद IUI 3 दफा IUI नहीं तो फिर IVF, इस तरह से बोल रहा हूँ। सर मेरा भी एक जी सर। क्वेश्चन है जी बोलिए। सर। ये जो हम अनएक्सप्लेन सबफर्टिलिटी में वो देते हैं,
IUI स्टिमुलेटेड IUI देते हैं FSH के बाद। सर FSH के साथ स्पेसिफिकली क्यों देते हैं? IUI कुछ भी करने से पहले उसका आप FSH और AMH टेस्ट करवाइए, LH एंड AMH, ये 3 करवाइए। ये आपको बताते हैं कि पेशेंट की ओवुलेशन अभी भी है कि AMH एक मिनट, AMH 1 से कम हो, 0 पॉइंट कुछ हो, तो इसका मतलब उसका ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, बहुत कम है। कोई भी ट्रीटमेंट देंगे आप, उसकी कामयाबी का चांस बहुत कम है। एज ए मैटर दोज केसेस आर ट्रीटेड बाय व्हाट इज कॉल्ड डोनर एग। मैं ऐसी आपको खामखा इन बातों में नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि बेसिक्स आपका ठीक होना चाहिए। तो लेकिन ये जो आपने पूछा वो ये है उसका कि हार्मोन प्रोफाइल बेसिकली किताब में तो जो लिखा हुआ है थायराइड टेस्ट, प्रोलैक्टिन, LH और AMH, ये है ओवुलेशन के लिए टेस्ट जो आपको करवाने चाहिए। सर अगर लेकिन साइकिल रेगुलर हो तब भी कराएंगे ना? जी तब भी जरूरी नहीं कि रेगुलर साइकिल का मतलब है कि हर साइकिल में ओवुलेशन हो रही है, नहीं, बेशुमार एनओवुलेटरी साइकिल होते हैं। यस सर इसमें अनएक्सप्लेन्ड में तो ovulation का कोई रोल नहीं है, गाइडलाइंस में तो ये लिखा हुआ है। इसका कोई रोल नहीं है सर अनएक्सप्लेन्ड में ओवुलेशन इंडक्शन का। ओ क्यों नहीं, सबसे पहले वो आपने गलत जगह कहीं पढ़ लिया है। ना ना ना, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। बिल्कुल नहीं, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब है कि उसकी ओवुलेशन भी हो रही है, उसके ट्यूब्स भी ठीक है, उसका सीमन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड कहते हैं। लेकिन जिसकी ओवुलेशन हो रही है, जब उसका IUI IVF ICSI करते हैं तो क्या स्टिमुलेशन ड्रग्स नहीं देते, हम स्टिमुलेटरी देते हैं। तो जिसकी ओवुलेशन हो रही है उसको भी क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोजोल दिया जाता है। ये जरा फिर पढ़ लीजिए आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है। ये बोलिए। सर अगर 2 इयर्स से पहले पेशेंट आ गया और हमें विजिबल कॉज नजर आ गई है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, तो सर उसमें आपका ओव्यूलेटरी कॉज है और ओव्यूलेशन इंडक्शन देनी है। सर जी उसमें ये होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, पहले 3 मंथ्स ओव्यूलेशन इंडक्शन दे दें। बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। जो पेशेंट आए, ये जो 4 मैंने बातें लिखवाई हैं आपको, हस्बैंड सीमन टेस्ट, ओवुलेशन, ट्यूबल पेटेंसी, ये तीनों आपने टेस्ट करने हैं और फाइंड आउट करना है कि इन 3 में से क्या है। जी सर। Husband responsible for that, ovulation infrequent or anovulation और ट्यूबल पेटेंसी, ये तीनों करने के बाद फिर अनएक्सप्लेन्ड कहेंगे उसको, तीनों ठीक है तो लेकिन जो भी हो उसका ट्रीटमेंट, जैसा अभी किसी ने कहा कि ओवुलेशन तो हो रही है, उसको क्यों देनी क्लोमिफेन? नहीं, जब हम ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, हम 1 से ज्यादा ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम IVF करते हैं 10, 20, 30 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो उठाते जी हैं। सर। तो वो चूंकि उतने एक्स्ट्रा जो एग्स हैं उनको हम फर्टिलाइज करके फ्रीज कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह अगर IUI करना है तो उसमें चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज्यादा हो जाएंगे। दोनों ट्यूबों में राइट और लेफ्ट एग्स आ रहे हैं, किसी तरह भी स्पर्म जाए तो फर्टिलाइजेशन का चांस ज्यादा है। इसलिए सर उनको जी 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 थैंक यू सर। सर वो ये पूछना चाह रही थी कि PCOS जो है वो ओवुलेटरी कासेस की, जैसे अगर उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही तो मैं उसे ओवुलेशन देना चाहती हूँ, मैं क्लोमिफिन देती हूँ, तो फिर उससे पहले मैं उसका HSG कराऊं ना ओवुलेशन देने से पहले, या डायरेक्ट दे दूं?
जी जी बिल्कुल, पहले ओवुलेशन के टेस्ट करवाएंगे आप, वो जो मैंने बोले हैं, और जी फिर सर। उसके बाद आप कहेंगी कि ओवुलेशन हो भी रही है, फिर भी देंगे हम सीसी, और अगर नहीं हो रही फिर सीसी से शुरू करेंगे, लेकिन लाइकली है कि ये ओरल ड्रग्स विल नॉट वर्क, यू विल हैव टू मूव ऑन टू इंजेक्टेबल्स। सर HSG मतलब कराना है हमने, ठीक है। हार्मोन प्रोफाइल, जी सर, ठीक। हार्मोन थैंक प्रोफाइल यू। उसका में, जब आप कहे ना, मैं बोलता हूँ उसकी इन्वेस्टिगेशन, in addition to health profile, I'll check husband semen analysis, and I'll conduct various laboratory tests for ovulation, and check tubal patency by either by HSG or sonography or laparoscopy. ये मेरा फिक्रा हो। सर AMH भी करवाना चाहिए इस पेशेंट का? जी मैंने बोला ना, वो जो वो AMH तो जरूरी है, तो उसका मैंने आपको ये बताया कि एक से कम हो तो फिर वो उसका ओवेरियन फेलियर है, शी इज नॉट ओवुलेटिंग। AMH मैंने बोला नहीं था, AMH तो ऐड कीजिए, जरूर ऐड कीजिए, वो तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, मोर इम्पोर्टेंट देन FSH। जी सर, आपने बोला था AMH। I like this discussion. Thank you, Hamna, for coming prepared. I thank you for that. लेकिन प्रेजेंटेशन ही है जो मैं इन लेक्चर्स में आपको सिखाता हूँ। I don't add to your knowledge. Knowledge तो आप किताबों से लेके आती हैं। I add how you should speak, how you should present. ये सीखिए मुझसे बस। अब आप खुद ही देखिए ना, हमना ने सारी बातें सही बोली, फिर भी मैंने फेल कर दिया उसको, क्योंकि उसने ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट नहीं बोले, क्योंकि वो सीधी अनएक्सप्लेन्ड पे चली गई, और मैंने सिर्फ 4 लफ्ज बोले और कहा अगर आप ये बोल देती तो उत्थे ही पास थी, वहीं पास थी, वो बाकी के 6-7 मिनट का इंतजार ही नहीं था। सो हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। जो मेरी हाउस सर्जन थी, मैं तो उनको यहाँ तक सिखाता कि वाइवा के लिए जाना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, बाल कैसे बनाने हैं, मेकअप क्या करना है, ये सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके नाखून कैसे हो, नेल पॉलिश कैसा हो, क्या हो, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ योर वाइवा प्रिपरेशन। अनफॉर्चुनेटली आपको इस तरह लेक्चर कोई नहीं देता। चलिए अब अगला पेज। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये तो ही हम ना, अगली है इमराना मियाँ वाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आप इमरान है? सर नहीं सर, सर मैं हमारा नहीं हूँ सर। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि सर आप प्लीज किसी दिन एक क्लास जो है वो इस चीज पे भी ले लें कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा सर, ड्रेस और ये सारा कुछ। माशाल्लाह आप सब ये और ग्रोन अप, तो मैं क्या आप लोगों को सिखाऊं ये बातें, तो मैं ऑलरेडी दादा बन गया हूँ, तो तुम मुझे पड़दादा बना रही हो। नहीं सर, सर आप तो यंग हैं अभी। आई एम क्लोज टू 90, यू नो। सर यू डोंट लुक लाइक दैट। देखिए मेरी उम्र के पढ़ाते नहीं है, बस ये फर्क ही है। जी सर ये तो आप, अल्लाह ताला आपको इस चीज की सजा देगा बहुत ज्यादा। चले अच्छा जी, मियाँ वाली की थी ना इमराना है? सर है आप इमराना? जी जी, मैं इमराना हूँ सर। चलो पहले तो आई अप्रिशिएट कि आप मियाँ वाली से बोल रही। जी सर।
चलें, आपका केस है a patient age 30 married for 10 years, primary infertility. वो आपके पास आई है, उसका सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट उसके पास है, वो ठीक है, नॉर्मल है। वो ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भी करवा के आई है, HSG वो भी ठीक है। मैं दोहरा दूं, जी जी सर। पेशेंट एज 30 married for 10 years, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, वो आपके पास आई विद रिपोर्ट्स के उसके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी ठीक है, विद इन जी नॉर्मल, और एक्सरे भी लेके आई है, वो आपने देखा उसमें ट्यूबल पेटेंसी भी है। फरमा दीजिए। जी सर। So, sir, first of all, after introduction, after getting the demographic data from my patient, as the scenario is given to me, 30-year-old patient and married from 10 year, and she's presented with primary infertility. First of all, I will ask about this is the consanguineous married, first married of the both couple. They are living together and inquire about the coital frequency coital frequency per week. And then I will inquire about her cycle. Is the cycle is regular or irregular? Any dysmenorrhea, dyspareunia, and any dysmenorrhea and dyspareunia. And then I will ask about then there is any complaint of headache, blurring of vision, and nipple discharge, any history of the hirsutism, weight gain, and acne, and any history of the heat and cold intolerance, and any history of the foul smelling vaginal discharge, and any history of the feeling something a feeling of mass in the abdomen. And then I will inquire about then I will inquire about personal history of the diabetes and hypertension, and history of the antipsychotic drugs, and history of the smoking, and family history of the infertility. And then I will ask the husband semen analysis report date, and any repetition of the report. And then I will ask about her social economic status at home. And should I proceed for examination, sir? And any positive finding on history? नहीं, नो पॉजिटिव है, शी इज इन गुड हेल्थ। Okay. Okay, and then go for the general physical examination. I will check her BMI, BP, pulse, temperature, respiratory rate, thyroid enlargement, and pellar jaundice, chest examination, abdominal examination, and then go for the local examination. Uh, 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 I will check the vulva vagina. There is any discharge per speculum examination to check the status of the cervix, and bimanual examination to check the uterine size, mobility, and adnexial tenderness. Meanwhile, I will ask from the patient, she's at any treatment taken so far. जी Sir, any positive finding on the examination? नहीं, एवरीथिंग इज इन गुड हेल्थ। Okay, sir. So I will go for the baseline investigation, including the basic health profile of my patient, uh, and the specific investigation, including the day second hormonal profile, including the FSH, LH, prolactin, thyroid function test, and serum progesterone, day 21 serum progesterone. And I need the pelvic ultrasound for any adnexial pathology and uterine size, and also endometrial thickness. गुड। And sir, semen analysis already I have done report, and I want to see report. And also I want to see the report of the hysterosalpingiography with date. जी
Sir, any positive finding? ना, सब ठीक। Everything is okay, sir? जी बिल्कुल। Okay. So after getting the history examination investigation, so first of all, I will counsel the couple regarding the diagnosis. That is, she having the primary infertility is a most probably is an unexplained infertility. As my patient is 30-year-old and she is a married from 10 year. After getting the treatment history, she's taken the hormone treatment, ovulation induction. She's taking or not. And then I will explain the management option. In the form is definite treatment is a in vitro fertilization. जी बस Sir, then I will explain the IVF. ठीक, आप फेल हो, कंफर्टेबली फेल हो। समझ आई क्यों? No, sir. सर मैंने डायरेक्ट IVF का उसको ऑप्शन इसलिए दिया कि शी इज मैरिड फ्रॉम 10 years. हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड सर बाकी सर सर ट्रीटमेंट ऑप्शन में जो है वो फर्स्ट जो है ओवुलेशन इंडक्शन से मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं कि ऑलरेडी शी इज मैरिड फ्रॉम 10 year और उसने मल्टीपल टाइम्स जो है ना वो तो ले चुकी होगी मेडिकेशंस. जी बिल्कुल ठीक है, फिर भी फेल 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 फेल। मैंने इतनी दफा फेल फेल क्यों बोल दिया बाबा? आपने थोड़ी सी बेहतर हिस्ट्री ली हमना से। जी मैं हर लेक्चर में पता नहीं क्या है, आप लोग बाबा आप आते क्यों हो जो मेरी बात मानते नहीं? आप वॉलंटियरली आते हो, कोई जबरदस्ती कोई नहीं है किसी का। कोई कॉलेज स्कूल में हाजिरी लगती थी, हाजिरी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं तो आपकी शक्ल नहीं जानता, पहचानता नहीं। आप आते भी हो, घंटा डेढ़ मेरी डांट भी सुनते हो, लफ्ज फेल भी सुनते हो, फिर भी आते हो। आप इसलिए फेल हैं। ये पिछली पेशेंट से ये पेशेंट फर्क पेशेंट इस तरह से थी, आपको फोकस्ड प्रॉब्लम दी गई कि 10 साल हस्बैंड ठीक है, ट्यूब ठीक है, तो फिर रह क्या गया? ओवुलेशन। आपने सारा ओवुलेशन पे फोकस करना था। मैंने कहा आपकी हिस्ट्री पिछले से बेहतर थी, जी लेकिन सर फिर आप सर समझ आ गई सर, मुझे आ गई समझ सर। बस ट्यूबल पेटेंसी थी तो मुझे डिस्चार्ज और इन चीजों में नहीं था जाना, सिर्फ साइकिल पूछना था. और आपने ओवुलेशन रिलेटेड हिस्ट्री पूछे जो आपने पूछी, आपने थायराइड का जिक्र किया, एक्नी का जिक्र किया और निपल डिस्चार्ज का जिक्र किया, तभी मैंने कहा बेहतर हिस्ट्री थी। लेकिन आप गुम हो गई, ला हौला वला कुव्वता, इतना आने के बावजूद आप गुम हो गई। सीधा IVF। बाबा couldn't she be a cause of premature ovarian insufficiency? उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, डोनर एग की बात होती है। सर मैंने पॉजिटिव फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन पे FSH मांगा था तो आपने बोला था ठीक है ना, वो फिर रेस्ट होता तो फिर मैं PF की तरफ चली जाती. जी जी जब पे आया आप, यू जंप्ड एट IVF, आपके मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले थे कि उसकी मैनेजमेंट विल डिपेंड
whether she is ovulating or not ovulating, or she is a case of PIF, premature ovarian insufficiency. ये अल्फाज आपके मुंह से नहीं निकले, क्योंकि अगर वो प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी है तो उसका तो इलाज डोनर है क्या या अडॉप्शन? आईवीएफ नहीं है उसका इलाज, इसलिए आप फेल। आपको फेलियर ऑफ ओवुलेशन का ट्रीटमेंट नहीं आता सही। आता है तो आपने कहा नहीं, आता तो होगा, यही तो अनफॉर्चुनेट बात है। आता होता है, कहते नहीं आप। यहाँ पे आपने यहाँ ये कहना था कि मैनेजमेंट डिपेंड्स whether she is ovulating or regularly or irregularly, or she is a case of premature ovarian insufficiency. फिर आपकी बात सही थी, आप पास हो जाते, और मैंने आपको फेल किया क्योंकि आपको आता नहीं है। तो जिसकी ओवुलेशन नहीं आ रही हो रही उसका मैनेजमेंट सीधा आईवीएफ नहीं है, सीधा आईवीएफ नहीं है उसका, उसका तो आईओआई भी किया जा सकता है। सर डोनर एग से पहले हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि हम इसका इट्स मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन हर एएमएच और अकॉर्डिंग टू एंटर फॉलिकुलर काउंट, तो आईवीएफ विद ओन एग्स भी हो सकता है। तो जी उसका सब कुछ ही हो सकता है, लेकिन साथ वो सारा कुछ कह के तो उसका ये कंपोनेंट जो मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर, आज के मेरे लेक्चर के बाद प्रैक्टिकली भी याद रखिए, मोस्ट ऑफ दीज पेशेंट्स आर जिनकी ओवुलेशन नहीं हो रही। एएमएच बहुत सारे मरीजों का अर्ली एज में ही बहुत कम हो जाता है। इमराना समझ गई हो? जी सर मैं समझ गई सर। सिर्फ मुझे ये है कि जैसे अब एग्जाम में ये बिल्कुल ऐसा ही करके सिनेरियो आ जाए तो मैं अब जैसे बेसलाइन पे जाऊंगी तो मैंने हार्मोनल प्रोफाइल मांगी तो एग्जामिनर फिर मुझे एफएसएच देगा कि उसका एफएसएच जो है वो 20 है या 25 है, एंड देन मैं मांगूंगी कि रिपीट मुझे चाहिए। तो फिर देगा सर तब मैं पीओएफ इसको रजिस्टर कर दूंगी कि चीज नहीं, वो देता ही नहीं, कुछ नहीं बोलता, वो तो भूत बन के बैठा हुआ है, सुन रहा है बस, जैसे मैं सुन रहा था। सर फिर ऐसे ओवुलेशन की तो फिर सर मिसयूज भी हो सकता है सर, हाइपोप्रोलेक्टिनोमा भी हो सकता है सर। फिर मैं कैसे मुझे कहूंगी कि ये बहुत वो सारा ओवुलेशन इसमें नहीं हो रही, अगर हो जी रही है तो ये इलाज, नहीं हो रही तो उसकी ये कॉजेस और उसका ये इलाज। जी सर। हो रही है तो ये इलाज, नहीं हो रही तो उसकी ये कॉजेज है और उनके उसके मुताबिक उसका इलाज है, ये जी बोलना सर। सर जी ऐसा सर। एक आपने। केस एक दफा आया था तो उसमें जब कैरियोटाइप मांगा था ना तो सर उन्होंने टर्नर्स दे दिया था। हाँ तो वही ना, वही बात होगी ना कि उसमें आप आईवीएफ नहीं कर सकते, उसमें जो कर सकते हैं वो डोनर एग या इवन सरोगेसी, ये ऐसे। सर डोनर एग भी तो में भी आईवीएफ ही होगा ना, आईवीएफ विद डोनर एग। विद डोनर एग नहीं बोला, हाँ विद डोनर एग नहीं बोला। जी जी जी। ये सर वी आर लर्निंग। सर डायहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन जो हम एएमएच लेवल को बढ़ाने के लिए देते हैं, क्या ये प्रूवन ट्रीटमेंट है? कुछ नहीं बढ़ाता है एएमएच, हाँ सर वो तो अभी अंडर रिसर्च है। वो उसका लफ्ज है उनके लिए एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। लफ्ज ये मेरा, आप लिख लीजिए, याद रख लीजिए, वो सारी दवाइयां एम्पिरिकल है, प्रूवन नहीं है। चले तीसरी वॉलंटियर, अमना हो गई, इमराना हो गई,
इकरा फ्रॉम हैदराबाद है कि भाग गई है? इकरा नहीं है तो फिर नायला कराची वाली है जिन्होंने HPV बोला था, वो भी चली गई। कोई और है जी वो? सर, जी सर हूँ मैं। आप नायला हो? जी सर। चलो नायला तुमसे पूछो। बाबा आप गौर नहीं करते जो हिस्ट्री, कोई 10-20 सेकंड उस पर गौर किया कि पेशेंट एज 35, secondary infertility for 10 years, she also has painful menses. बोल दीजिए। मैं बोलूं फिर? जी सर, आपने कहा कि 35 years old, secondary infertility, and for 10 years, and she has also a painful menses. पेनफुल मेंसेस, Menstrual cycle. बिल्कुल ठीक बोला। Okay, sir. After greetings and mutual introduction with my patient, I will take the demographic details and that is missing in the scenario, as my patient has secondary subfertility, and I will inquire about I will take the focus test regarding her symptoms, as my patient has the severe painful dysmenorrhea, so its duration and its severity, aggravating and relieving factor, and dysmenorrhea is progressive or associated with the postcoital bleeding or difficulty in coitus, dyspareunia, deep or superficial dyspareunia, to rule out the endometriosis. And then I will take the history of any feeling of mass in the lower abdomen, and I will take the history regarding her subfertility, secondary subfertility. She has received treatment up till now or not, and previous parity, is she has conceived spontaneously previously or not, and then history of ovulation induction is there, is a history of second marriage and living together with her husband, and then I will inquire about comorbidities like diabetes, hypertension, any treatment, any chronic illness like a tuberculosis or chronic cough is there, and then I will inquire about a regularity of menstrual cycle, gynecological history, and a duration. It's a severe duration of cycle, and then a history of pap smear also. And after that, obstetrical history and a personal history, including if she is taking any drugs or any smoking, and then her health, and then any drug allergy, and socioeconomical history. And after that, I will inquire about any treatment for secondary for subfertility up till now. Any investigation has been done, as any ultrasound, any workup has been done or not. And then, sir, any positive finding? नहीं। Proceed for examination. So I will do examination. So general physical examination, I will height and weight to calculate her BMI, and then sir past surgical भी पूछूंगी इसे, any history of TNC or any ovulatory disorders के लिए भी पूछूंगी। के बाद अब वापस चली गई। Sorry. Then examination and general physical examination, height and weight to calculate her BMI, and her thyroid examination, chest, breast examination, abdominal, any mass and tenderness,
inspection, palpation, and then local examination, and I will assess the bimanual examination. Sir, I will assess the uterus size, height, and consistency, mobility, any tenderness, and adnexal fullness. जी And then I will proceed for the investigation. Sir, I need an investigation along with the baseline. I need a specific investigation. Specific investigation of both partners, including her husband semen and patient's female patient is ultrasound pelvis for uterine pathology and ovarian pathology, uterine endometrial and myometrial thickness, and then ovarian pathology, any cyst or any is there, and जी hysterosalpingography for the tubal patency, and then FSH LH level and day 21 serum progesterone and semen analysis report of husband. जी बस Sir, and then sir, I will sir, positive finding in investigation. I treat her according to findings through investigation. ये कह रही हैं जी सर, if the hysterosalpingography पे उसकी tubal patency normal है या any tubal blockage is there or not, अच्छा and husband semen report is normal or not. ठीक हो गया जी सर. क्या कहूं, आप खुद हंसेंगी मोहतरमा, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी ना? जी सर, मोस्ट कॉमन काज जो है ना इसमें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में अगर है तो ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है नहीं या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है. जब जी आपको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, तो क्या उसकी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री इम्पोर्टेंट नहीं हो जाती? जी सर, मैंने ली ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल भी ली. सर्जिकल हिस्ट्री यस, मैं पढ़ देता हूँ फिर. जी जी. आपने उसकी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं ली, कितने बच्चे हैं, कैसे डिलीवर हुए, कॉम्प्लिकेशन हुई कि नहीं हुई, ये अल्फाज नहीं बोले आपने. उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां 2 बेटे. जी जी. वो आपके पास सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए आपका एटीट्यूड उसके लिए फर्क होगा, उसके लिए फर्क होगा. आप उसको अननेसेसरली सारी वो लेप्रोस्कोपी हिस्टोस्कोपी नहीं लेके जाएंगे. शी हैज 4 बच्चे, 2 बेटे 2 बेटियां, उसको और क्या चाहिए, ये कह के रुखसत नहीं कर देंगे. लेकिन उसको इन्वेसिव एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आप नहीं कहेंगी. जी जी सर. जी. अगर वो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, वो है पैरो 0+1, बच्चा कोई नहीं उसके पास, उसके लिए फर्क हो है. सकता है उसको एडिनोमायोसिस हो या कुछ भी हो सकता है. तो जो भी वो तो आप लोग इसलिए सोच रहे हो ना, अब 3 से 4 केस हमने एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, ये वो डिस्कस करने. लेकिन आपने उसकी डिटेल्ड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री नहीं मांगी कि कितनी प्रेगनेंसीज हुई, कितने आउटकम हुए, क्या कॉम्प्लिकेशन हुई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर. और सर, मैंने सिर्फ कहा कि आई विल टेक द ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री रिगार्डिंग द पेरिटी, बस ये कहा. वो तो डायलेट करने वाली बात है. उसका प्रीवियस प्लेसेंटा एक्रीटा था, उसकी हिस्टेक्टमी हो गई है. हो गई हो. फिर आप ये सारा कुछ क्या करेंगे? सर वो एग्जाम में पेरिटी देते हैं ऑलरेडी कि पेरा है या नहीं है. मैंने नहीं, सेकेंडरी हाँ, आपने
जी जी जी। ये जानबूझ के मैंने ये किया। सर इसमें एशरमेंट, क्यूरेटाज वगैरह कोई अबॉर्शंस, वो एडिशंस, वो चीजें भी आ सकती तो अबॉर्शन के बाद एशरमैन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सो डिटेल ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लूंगी मैं, और फिर आगे बोलिए कितनी प्रेगनेंसीज, कितनी एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर और पुर्पेरियम, और बच्चे कितने जिंदा है कितने नहीं है। मैंने कहा ना, पैरा 4 2 बच्चे मुंडे 2 कुड़ियां, दूसरी तरफ पैरा 0+1, दोनों में फर्क है। वो जैसा अभी अभी बोला 0+1 है, उसकी डीएनसी होती है, उसके बाद उसको एशरमैन हो गई। सारा इलाज ही फर्क हो जाता है। देखा, एक चीज मिस करने पे आप पास फेल हो गए, एक चीज मिस करने पे इतना बड़ा नुकसान हो गया। सारा मैंने ये भी किया, मैंने ये भी बोला, बाहर आके अपनी मैडम सुपरवाइजर के पास आके, मैडम मैंने तो ये भी बोला पेनफुल डिस्मेनोरिया था, तो उसका ये भी कहा वो भी कहा, फिर पता नहीं क्या मुझे फेल कर दिया। फेल तो तू पहले दिन हो गई, आप शुरू करते ही हो गई, क्योंकि आप ने सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो उसका ये नहीं पूछा अब तक क्या प्रेगनेंसीज हुई, उनका क्या निकला। सही। क्या ऐसी बातें ना किया। चले, केसेस तो मैंने 2-3 और 10 बज गए, 2-3 और थे। एक अनएक्सप्लेन तो खैर हम कर ही चुके हैं एक तरह से, और दूसरा केस था 836 सेकेंडरी इनफर्टिलिटी फॉर 8 years, शी हैड मायोमेक्टमी। अगला केस था 835 सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, नोन केस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। ये दो तो मैं ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ, आप वहीं पे फंस गए। लाइक में लेक्चर दे रहे हैं तो 10 मिनट बाद कर रहे हैं। जी चले, ये आप कहें तो ये 2 केस अगली दफा भी कर लें, क्योंकि मेरा ख्याल है करने चाहिए, आपको इनकी मैनेजमेंट इम्तिहान में आनी चाहिए। नेक्स्ट वीक से ये एग्जाम स्टार्ट। जी इसके नेक्स्ट जी क्या बोला सर? नेक्स्ट फिर वेडनेसडे को बोलिए। एग्जाम है। ओ, नेक्स्ट वेडनेसडे को इम्तिहान है, इसका मतलब मैं जी लेक्चर ना नेक्स्ट वेडनेसडे पे। चलो फिर अगला सर, वैसे एंडोमेट्रियोसिस आप उससे पहले पढ़ा दें। कैसे कर पहले सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था सर। सर एंडोमेट्रियोसिस जी में जब ये एंडोमेट्रायोमा ऑफ द ओवरियन सिस्ट देते हैं, अ यंग पेशेंट है, शी इज 28 years old एंड मैरिड फॉर 1 year, और उसका जो है एंडोमेट्रायोमा आया है अल्ट्रासाउंड पे, तो सर इसकी सिस्ट जो है मोर देन 4 सेंटीमीटर है एंडोमेट्रायोमा। एक मिनट एंडोमेट्राइमा नहीं कहते, एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। सॉरी एंडोमेट्रियोमा, सॉरी एंडोमेट्रियोमा। सर वो उसमें जो है ना कि पेशेंट की जो वॉकअप करेंगे कि उसको मैनेजमेंट में मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि काउंसलिंग में हम उसको क्या बताएंगे फर्टिलिटी इशू के बारे में। जी जी सर। मैं मुख्तसरन बताता हूँ, क्योंकि आज हम एंडोमेट्रियोसिस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम जी रिलेटेड। सर इसके लिए थोड़ा। तो आप ये कहिए कि एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3-4, उसके एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट है कि अगर 3-4 है उसकी सर्जरी करो, और फिर जल्दी से उसका आईवीएफ करो, उसको GnRH एनालॉग 3-6 महीने देके, या प्राइमोलूट देके, या डेनोजोल डेनोक्राइन देके, फिर फर्टिलिटी इम्प्रूव नहीं होती आफ्टर सर्जरी।
ये फिक्र लिख लीजिए। आफ्टर सर्जरी फॉर एंडोमेट्रियोसिस, fertility does not improve if you give medical treatment and postpone management of fertility for few months. ये अगर लिख लिया है तो फिर आपकी मैनेजमेंट आसान हो गई। अगर उसका एंडोमेट्रियोमा है बड़ा सारा, उसकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कीजिए और विद इन ए मंथ और 2 उसका IVF, ICSI, ICSI या जो भी होना है वो कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, एक और क्वेश्चन पूछना था। जी सर, अगर बायलेटरल 6 × 7 सेंटीमीटर के एंडोमेट्रियोमास हैं और हाँ। पेशेंट जो है उसकी एज 35 ईयर्स है और नली पेरिस है, उस केस में सर हम सर्जरी को प्रेफर करेंगे या फिर हम उसको ड्रेनेज करके फिर GNRH दे के उसको उसके बाद उसकी मतलब उसकी जो सिस्ट वॉल है वो निकाल के फिर उसको IVF का ऑप्शन देंगे? उसका मेडिकल ट्रीटमेंट एंडोमेट्रियोसिस का नहीं करेंगे, उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस करके जल्दी से उसको IVF की तरफ ले जाएंगे। सर, अगर पेशेंट सर्जरी ना कराना चाह रही हो, वो पूछे मेरे पास और कौन से ऑप्शंस हैं और साथ में उसकी फर्टिलिटी। सुन लीजिए, इम्तिहान में और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आप सब ने बड़े बड़े फटे लगा के बोर्ड लगा के स्पेशलिस्ट बन जाना है अगली बुध की शाम को। तो लेकिन आपने जो सही ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब करना है पेशेंट को। वो माने तो अच्छी बात, ना माने फिर बात खत्म, फिर बात खत्म। आप अपने मरीज से कहिए कि बीबी, इन माय ओपिनियन दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू, इफ यू डोंट विश दिस देन आई कांट हेल्प यू। कि नहीं डॉक्टर साहब कुछ तो कर दो ना, वो ये क्या हुआ, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, डर लगता है, ये वो फिर वो किताब इम्तिहान वाला जवाब नहीं होगा उसका। फिर सोशली जो उसके लिए कर सकते हो, वो गरीब पेशेंट है उसको सिर्फ CC लिख के दे, वो अमीर पेशेंट है उसको कहो जी फिर IVF तो हो नहीं सकता, इतनी बड़ी से 6-7 सेंटीमीटर एग्स छुप जाएंगे उससे इसमें, इसलिए आप जो भी है गोलियां खा लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन सही इलाज नहीं होगा। सही बात तो ये है कि पेशेंट की काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग, आई विल ट्राई टू कन्विंस हर, आई विल काउंसल हर दैट द बेस्ट ट्रीटमेंट वो है, चाहे सर्जरी है जो भी काम दे रही। चलो सर, एंडोमेट्रियोमा की सर्जरी से पहले भी पेशेंट IVF में भेज सकते हैं? ये मैंने बोला ना, इट्स लाइक चॉकलेट सिस्ट। तो अगर वो ओवरी में मौजूद है तो आप IVF करेंगे तो जितने फॉलिकल्स हैं उनमें से 70% छुप जाएंगी, आप ओवम पिकअप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है उनकी सिस्टेक्टमी की जाए, फिर IVF किया जाए। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले बुध को क्लास नहीं लूंगा मैं, अगर आप सब इम्तिहान देने जा रहे हैं, उससे अगले बुध होगी। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.